महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। सबसे पहले इसमें हम रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जलियांवाला बाग की नृशंसता के विरोध स्वरूप नाइटहुड का सम्मान वापस कर दिया था। अगला प्रश्न, 4 घटनाएं हैं, इनको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए, रौलट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मार्ले मिंटो सुधार और इल्बर्ट बिल। तो इसमें आप जान लीजिए, इल्बर्ट बिल दोस्तों ये 1883 का है और ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसके अलावा मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 का है। रौलट एक्ट 18 मार्च 1919 की घटना है और इसे काला कानून कहा गया, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। और गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग दुर्घटना या जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए, रौलट एक्ट आंदोलन ये 1919 में, खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण आंदोलन याद रखिएगा 1917 यानी 1917, और अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 का है। तो सही क्रम सबसे पहले चंपारण आंदोलन यानी 3, फिर 4, फिर 2, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो सही जो क्रम हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो ये था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई समिति थी। अब इसके बाद आइए खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक के घटनाक्रम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, गांधी जी के बारे में पहला कथन है कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो सही है। और उन्होंने ग्राम उद्योग संघ आरंभ किया। तो दोस्तों 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं गांधी जी के संबंध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? तो ये था 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में जो है असहयोग के विचार का या नन कोऑपरेशन का विचार जो है पहली बार उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 1922 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो आप जान लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 1922 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने दोस्तों खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सजाइए, व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड ये 18 अप्रैल 1930 को मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में। और मोपला विद्रोह ये 20 अगस्त 1921 को केरल में हुआ था। तो जो सही क्रम है, सबसे पहले मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। उसके बाद 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और चटगांव शस्त्रागार लूट ये 18 अप्रैल 1930 को है। तो सही क्रम हो जाएगा आपका 3, 1, 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी?
तो ये थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। और आप जान लीजिए, चौरी चौरा की घटना गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई थी 4 फरवरी 1922 को। अब आइए स्वराज पार्टी 1923 से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया था? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए प्रतिक्रियावादी दल ने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस में 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो देखिए, चित्तरंजन दास के नेतृत्व में दोस्तों कांग्रेसियों ने स्वराज दल नाम से एक नई पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 यानी 1923 में, आप जानते भी हैं। और एक प्रश्न है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप जान लीजिए, चित्तरंजन दास को दोस्तों, सीआर दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं साइमन कमीशन 1927 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 यानी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कौन था? तो ये था लॉर्ड बर्किनहेड। दोस्तों, लॉर्ड बर्किनहेड ये साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, 1927 यानी 1927 में प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ था। और अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो संवैधानिक प्रगति। और आप जान लीजिए कि 1919 का जो अधिनियम था उसके समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। अगला प्रश्न है, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से संबंधित है। तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? 12 मार्च 1930 को। और आप जान लीजिए, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग किया था। अगला प्रश्न है, दांडी कहाँ पर स्थित है? तो दांडी गुजरात के नवसारी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1930 में। और देखिए, भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारतीय पूंजीपतियों द्वारा समर्थन दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उड़ीसा में, या जिसको अब ओडिशा कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो हरिहर दास के नेतृत्व में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार संगठन के नेता थे। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खां ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? तो ये था खुदाई खिदमतगार पार्टी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बढ़ते क्रम में आपको सुमेलित करना है या व्यवस्थित करना है। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप जानते हैं कि लखनऊ समझौता 1916 का है, चंपारण सत्याग्रह 1917 का, असहयोग आंदोलन आप जान लीजिए कि 1920 का है दोस्तों, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930।
तो आप जान लीजिए लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपके सही क्रम में हैं। अब आइए गांधी इरविन समझौता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो तिथि याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दोनों के प्रतिनिधि थे, कौन? तो उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल दोस्तों द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। तो ये घटनाएं बार बार पूछी जाती हैं, इनका डेट और ईयर आपको याद होना चाहिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च 12 अप्रैल 1930 से प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को हुआ और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। तो सही क्रम हो जाएगा दांडी मार्च, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सबसे लास्ट में यहाँ पर पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपको बताना है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? तो ये था सेंट जेम्स पैलेस, यहाँ पर लंदन में ये स्थित है और यहीं पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 और पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। 1932 के पूना पैक्ट या पूना समझौता से कौन प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए थे? तो दलित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे और उनके लिए सीटें आरक्षित की गई थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, इसका गठन कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो जीडी बिड़ला यानी घनश्याम दास बिड़ला महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो अंबेडकर जी ने किया था। प्रांतीय चुनाव से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। प्रांतीय चुनाव 1936-37 में हुए थे और प्रश्न है कि जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में गठित हुए थे? तो याद रखिएगा 6 प्रांतों में। अगला प्रश्न है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फजलुल हक। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत के कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित 1936 के चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में महिला मंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा UN मुखर्जी और लालचंद ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की थी। पाकिस्तान की मांग से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था? तो प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल के द्वारा पाकिस्तान शब्द का विचार प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आप जान लीजिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी? तो मार्च 1940 में। याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था कब? तो याद रखिएगा 24 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन जो कि लाहौर में आयोजित हुआ था, इसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? तो ये था लाहौर अधिवेशन 1940। अगला प्रश्न है, जिन्ना के बारे में सही कथन क्या है? तो देखिए, उन्होंने होम रूल लीग का समर्थन किया था, असहयोग आंदोलन का विरोध किया और वेवेल योजना को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 में। और पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं? ये अबुल कलाम आज़ाद का कथन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह देखिए दोस्तों 1940 का था, तो इसमें 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और आपको बताना है, आपके लिए एक प्रश्न है कि द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? तो डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव 1940 में दिया गया था। अब आइए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा किसने की थी? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी जी ने भारत छोड़ो संबंधी ऐतिहासिक भाषण दिया था। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप बनाया था। अगला प्रश्न कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए, दांडी मार्च आप जानते हैं 1931 यानी 1930 का है। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और स्वदेशी आंदोलन 1905 यानी बंगाल विभाजन के विरोध में 1905-6 से शुरू हुआ था। तो 4, 2, 1, 3 आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, ये नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। और ये नारा महात्मा गांधी ने अपने किस ऐतिहासिक आंदोलन के प्रारंभ में दिया था, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही क्रम आपका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे लास्ट में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन का जो है संचालन किया था। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो ये हैं मार्टिन ग्रीन। मार्टिन ग्रीन ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सुमेलित करना है विभिन्न क्रांतिकारी या विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित नेता और उनकी पत्नियों का सुमेलन है। देशबंधु चित्तरंजन दास, बसंती देवी, लाला लाजपत राय राधा देवी, महात्मा गांधी की कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू की पत्नी स्वरूप रानी थी। तो 4, 3, 1 और 2 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन 0 आवर। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है इस आंदोलन के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी
महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा संघ स्थापित किया गया था। एक कथन है दोस्तों कि 1000 वर्ष बाद आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर चला था। ये कथन किसका है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए, दांडी यात्रा तो आप जानते हैं 1930, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और स्वदेशी आंदोलन 1905। तो DBAC ये सही क्रम आपका हो जाएगा। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर दांडी यात्रा और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जनसभा में गांधी जी ने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था? तो ये बम्बई की जनसभा में। और एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन प्रतिदिन किसकी ओर मोड़ा था? तो आम जनता की ओर। पहले जो आंदोलन था वो केवल राष्ट्रीय नेताओं तक ही सीमित था, लेकिन गांधी जी के प्रवेश से ये आंदोलन धीरे धीरे जनोन्मुखी बना और उन्होंने राष्ट्रवाद का मुंह दिन प्रतिदिन आम जनता की ओर मोड़ा था। और ये गांधी जी का विशेष जो है आह्वान पर जनता भी इन आंदोलनों में शामिल होने लगी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को पास हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? तो महात्मा गांधी ने। और अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के जो है किस महीने में प्रारंभ हुआ था? तो ये अगस्त महीने में प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किस आंदोलन के दौरान किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया गया था। और आप जान लीजिए, कई नेताओं ने, राम मनोहर लोहिया इत्यादि नेताओं ने जो है गुप्त ट्रांसमीटर का नियमित प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, जलियांवाला बाग 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो